यहाँ पर रिवीजन करेंगे और पेपर कैसे लिखना है ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला आता है आपका पहला विभाग गद्य विभाग। जो होता है आपका 20 मार्क्स का, है ना। गद्य विभाग 20 मार्क्स का, जिसमें आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न जिसमें आता है अ आ ई, जिसमें कि ये 20 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर आपका आता है, जैसे कि यहाँ पर गद्य विभाग में आपका आता है यहाँ पर 8 मार्क्स और ये आता है 4 मार्क्स, है ना। 8 8 16 4 20। अब आपका आता है विभाग 2, जो कि ये होता है आपका कितने मार्क्स का होता है, 12 मार्क्स का। 2 होते हैं, जिसमें इसमें भी आता है आपका आ और जो होते हैं वो होते हैं 6 मार्क्स और आ जो होते हैं आपके ये भी 6 मार्क्स और ये 12 मार्क्स के। विभाग 3 आपका आता है विभाग 3 में आते हैं पूरक पठन। पूरक पठन जिसमें कि ये हैं आपके 8 मार्क्स के। इसमें भी है 4 मार्क्स और आ 4 मार्क्स। विभाग 3 और विभाग 4 आपका आता है, विभाग 4 है जो आपका व्याकरण विभाग। आपका आता है व्याकरण विभाग, जिसमें कि ये होता है आपका 14 नंबर के और इसमें आपके 11 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 14 नंबर डिवाइड होते हैं। अब आपका आता है विभाग नंबर 5, जिसमें होता है ये लेखनी विभाग, लेखन विभाग। लेखन विभाग जिसमें कि इसे हम उपयोजित लेखन भी कहते हैं। ये आपका आता है 26 नंबर के, यानी आपके 20 12 8 14 26 टोटल मिला के आपके हिंदी के पेपर होते हैं 80 मार्क्स के, राइट। अब इसे मैं आपको समझा रही हूँ कि मतलब इसमें पेपर कैसे आते हैं, आपको किस तरीके से लिखने हैं। तो गद्य विभाग में देखें, यहाँ पर गद्य जो विभाग होता है उसमें 1 2 3 क्वेश्चन आते हैं। मतलब प्रश्न नंबर 1 में अ आ ई, आपको करने क्या है, पेपर अ में यहाँ पर आते कैसे पेपर है, यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन ऐसे करके या 8 क्वेश्चन देते हैं। पहला आपका आता है आकृति पूर्ण करो। आकृति पूर्ण करने के लिए अगर आपको आता है तो आपको करना क्या है, वहां पर आपको आकृति दी होगी, करो। प्रश्न नंबर पहला का में पहला क्वेश्चन आता है आपको आकृति पूर्ण करो, जिसमें कि ये आपके 2 मार्क्स के होते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी के पेपर जो होते हैं उसमें 4 क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने को दिए, तो वो 1 नंबर पे नहीं आता है, वो आधा आधा नंबर पे आता है, यानी हाफ हाफ। यहाँ पर आकृति पूर्ण करने को दे दिया और यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना दिया यहाँ पर, तो ये आपको 1 नंबर के लिए कहीं पर भी नहीं, यहाँ पर हाफ हाफ 1 हाफ हाफ 1, यानी ये आपके हो गए 2 मार्क्स, है ना। अगर आपने इसमें कुछ गलतियां करी हैं, एक वाक्य लिखने, एक शब्द लिखने, आपने उसमें गलती करी तो हाफ ही नंबर है, वहां पर तो वो आपको कट जाएंगे मार्क्स। तो आपको ध्यान देने हैं, इसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। पैराग्राफ आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आंसर तो वहीं पे है, आंसर उसी में है।
और बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं आंसर राइट लिखा है फिर भी अपने लिखते समय उसे गलत कर देते हैं। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप उसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा, उसे लिखिएगा और आकृति पूर्ण कीजिए। ये क्वेश्चन होने के बाद उसी में आता है, या तो वहां पर आता है सत्य सत्य लिखो, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आता है आपका सत्य सत्य लिखो, या फिर आता है वहां पर कि वाक्य सही करके पूर्ण कीजिए, वाक्य सही करके लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन जो आता है आपका, और वाक्य सही करके लिखने के लिए वहां पर लिखा जाता है कि प्रश्न वाक्य सही करके लिखो, ये लिखा है, लेकिन आपको उत्तर भी लिखते समय आपको वाक्य लिखनी है, ये वाक्य आपको लिखनी, उसके बाद यहाँ पर वाक्य सही करके लिखनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के समय कि उस समय वो सिर्फ आंसर लिख देते हैं, और जो कि वहां क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको वाक्य लिखने के साथ ही उसके सामने आंसर लिखना है, बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन होता है, या तो वहां पर इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ग्रामर में आ जाते हैं, या तो लिंग परिवर्तन करने के लिए दे देता है 4 दे देंगे, या 2 देंगे तो 2 के लिए 1 मार्क्स रहता है। अगर 2 आंसर लिखने के लिए दिया है तो वहां पर आपके 1 मार्क्स रहेंगे, और 1 मार्क्स यहाँ पर है यानी ये क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। अगर यहाँ पर 4 दे दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 आ जाएंगे, आपके 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान देना है। और कुछ बच्चे मतलब कि समानार्थी आते हैं, तो समानार्थी भी आपको समान अर्थों में लिखना है, पर बच्चे वो भी नहीं लिख पाते। पर आप ऐसी गलती मत करिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा और लिखिएगा, जिससे लगे कि चेक करने वाले जो भी एग्जामिनर है, टीचर है, उन्हें चेक करते समय उन्हें लगे कि बच्चा थोड़ा अच्छा लिखा है और मार्क्स फटाक से मिल जाए। ओके। और यहाँ पर लास्ट में आपका 4th क्वेश्चन जो आता है, यहाँ पे क्या है, स्वमत लिखना है, स्वमत। स्वमत लिखने के लिए आपको अगर यहाँ पर दिया है तो इसमें आपको पैराग्राफ, आपने एक बार पढ़ा पैराग्राफ, तो आप तो लेसन पढ़ ही रहे हो साल भर से, तो उसमें आपको स्वमत यानी यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं। यहाँ पर क्या लिखने, अपने अपने विचार लिखने की, आप इससे जो पैराग्राफ है उससे आप कितना संतुष्ट है, आपको क्या सीखने को मिल रहा है। जैसे कभी कभी आ जाता है कि यहाँ पर पशुपालन, मतलब कि हमें उन पे कितना ध्यान देना चाहिए और उनका केयर करना चाहिए, तो वो चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। आप अपने विचार लिख रहे हो, ना कि वहां चीटिंग करनी है, ना ही आपको ये रटनी है, आपको अपने स्वमत लिखना है। ओके, चाहिए। ओके, सेम ऐसे ही जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ है आपका, वो भी सेम ऐसे ही आपके आएंगे। ये जो अब आ है, इसमें ही आपको सेम वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि अभी आपने गद्य पढ़ा, तो गद्य के लिए पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ को पढ़ के आपको आंसर लिखने हैं। ये बहुत इजी होते हैं, बस आपको पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ में ही आंसर होता है, पता है ना सबको, पैराग्राफ में ही आंसर, पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आ जो है वो भी सेम वैसे ही रहते, जैसे मैंने आपको बताया कि आकृति पूर्ण करनी होती है, प्लस आपको यहाँ पर अगर वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समानार्थी विरुद्धार्थी पूछ लिया है, तो सेकंड में आपको यहाँ पर विरुद्धार्थी पूछ सकता है ना, या फिर आपको कोई कारण पूछ सकता है कि इसके कारण क्या है, जो पैराग्राफ दिया है, तो आपको वो वहां पर लिखनी है। और इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स हो गए। कारण दे दिया है कि कारण लिखिए, इसके कारण बताइए, तो कारण के लिए तो 1 मार्क्स आते हैं, वो इजी है आप लोग के लिए। तो कारण भी आपको लिखनी है, और वहां पर क्योंकि इसलिए कारण में लिखते समय वो जोड़ना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को वहां पर वो जोड़ रहा है। और आपका 3rd नंबर आता है, कोई व्याकरण पूछ लेता है, समान, जैसे मैंने अभी बताया समानार्थी विरुद्धार्थी। और 4th नंबर फिर से आपको आ जाता है स्वमत लिखिए। स्वमत पर मार्क्स होते हैं, जो कि आपको स्वमत लिखते समय आपको न ज्यादा, कम से कम आपको हाफ या 1 नंबर तो मिल सकता है। तो आपको छोड़ना कोई क्वेश्चन है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए आप 8 लाइन गिन के छोड़ दीजिए, बाद में लिखिए, लेकिन लिखिए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ोगे तो कभी कभी आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आ रहा है, आपने लिखा तो भी आपको वहां मार्क्स मिल जाते हैं।
तो कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया ई। ये जो ई है क्वेश्चन नंबर 1 का ई, ये 4 मार्क्स के हैं। ये अपठित है। ये क्या है? अपठित। अपठित गद्य है ये, जो आपने पढ़ा नहीं है। जो आपने पढ़ा नहीं है, ये कहीं से भी आ सकता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका ऐसे ही आएगा, आकृति पूर्ण करो। या तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, या फिर एक क्वेश्चन के लिए वो कैसे भी करके आपसे मार्क्स जो है यहाँ पर अगर ऐसे दिए तो वो 1 मार्क्स से देगा, वहां 2 मार्क्स नहीं देने वाला, क्योंकि हाफ हाफ ही कवर होते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर 1 मार्क्स, यहाँ पर 1 मार्क्स, ये आपका कवर होने वाला है। और थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, सहमत लिखने के लिए। यहाँ पर भी सहमत लिखने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको सहमत लिखना है। और सहमत कैसे आप लिखेंगे, जब तक आप इसके पैराग्राफ जो दिया है आप पढ़ेंगे नहीं तब तक लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में आपने ये पढ़ा नहीं है। ये सहमत है जो अपठित है वो आपको खुद से लिखने हैं, है कि नहीं? ओके, तो ये समझा आप लोग को? अब क्वेश्चन नंबर 2, विभाग 2। और एग्जाम लिखते समय आपको गद्य विभाग, विभाग 1, मैंने यहाँ पर पहले गद्य विभाग लिखा है, विभाग 1 ऐसे आपके पेपर में लिखे रहेंगे। आप जब ये पेपर, ये क्वेश्चन लिख रहे हो तो पहले टॉप लाइन पे आपके ऊपर यहाँ पर पहले आपको ये लिखनी है, विभाग 1 गद्य, विभाग 2 पद्य, ये पद्य है, विभाग 3 पूरक पठन, विभाग 4 व्याकरण विभाग, ताकि चेक करने वाले को पता चले कि बच्चे ने अच्छे से लिखा है वो चीजें। और यहाँ पर विभाग 5 लेखन विभाग। तो अब देखिए ये विभाग 2 है, पद्य जो है इसमें क्या है आपको पता है, पद्य यानी कविता है, जैसे कि गिरधर नागर का है ना, मीराबाई का है। तो आपको लिखना है यहाँ पर विभाग 2 में आपको लिखना है ऐसे, ऐसे पहले आपको लिखना है विभाग 2 पद्य। अब ये लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 2 का अ। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न आपको बिल्कुल लिखने नहीं है, वहां पर ये नंबर डाल करके नीचे से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। और आकृति पूर्ण करो ये भी मत लिखो, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। वहां पर जो ऐसे बॉक्स बना के आपको आए हैं, आप इसके अंदर के क्वेश्चन आपको लिखने हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर भी आपको पता है कि ऐसे ही आते हैं। हाँ, पद्य विभाग में भी आपको आकृति पूर्ण करने के लिए पहले आता है। तो आपको आकृति पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, पहले आप आंसर लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और याद रखिए कि आपको पेंसिल से बिल्कुल ड्रॉ नहीं करने हैं, पेंसिल से बिल्कुल आकृति नहीं बनानी है, आपको पेन से ही बनानी है। ये हमने कई बार आपको बताया है ना? तो अब यहाँ पर आंसर लिखने के बाद आप बॉक्स बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। और पहले ही बच्चे क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद आंसर लिखते हैं, तो वो आंसर उसमें फिट नहीं आता है, फिर बहुत गंदा दिखता है अलग तरीके से। तो ये भी देखिए आपको इस तरीके से लिखने, ये भी आपके 2 मार्क्स, और यहाँ पर ये 12 है, यानी 6 मार्क्स के हैं आपके ये पेपर, ये क्वेश्चन। फिर यहाँ पर ये पहला, और ये दूसरे में क्या आता है, इसमें भी सत्य असत्य आ जाता है, पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये दूसरा का अ में फर्स्ट सेकेंड, या तो पूछ लेंगे गिरधर नागर का क्वेश्चन, है ना? तो यहाँ पर आपको लिखने हैं उसके सत्य असत्य जो भी है, ये भी आपका आ जाता है 2 मार्क्स का। आपका बचता है तीसरा क्वेश्चन जो है आपका आता है यहाँ पर सहमत लिखने के लिए। और यहाँ पर पद्य में सहमत नहीं आता है, पद्य में क्या आता है, अर्थ आता है, भावार्थ आता है ना? तो यहाँ पर आपको उसका बोलते हैं ना कि 4 लाइन, इसके शुरू के 4 लाइन का अर्थ लिखो कविता का। तो कविता पहले वो 4 लाइन पढ़नी है आपको कि उसका क्या अर्थ है, सही रूप में क्या मीनिंग है, तो वो आपको लिखनी है।
तो आपको उसका अर्थ लिखना है। और मैंने आपको बताया है कि आप जब कविता का अर्थ लिखने जा रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कौन से कवि हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से लिया गया है। इसके रचयिता जो भी हैं, जो भी तुलसीदास है, घनघमंड का आ गया लेसन तो तुलसीदास जी हैं। और फिर उसके बाद 2 लाइन तो ऐसे ही आपका कवर हो गया। फिर उसके बाद जो 3-4 लाइन है वो कविता का अर्थ लिख दीजिए, हो गया। आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल गए। सेम ऐसे ही जैसे ये हुआ वैसे सेम ये भी है ना पद्य, क्योंकि दोनों इकाई में 3-3 है, तो ये भी वैसे ही है। आ भी आपका वैसे ही आ जाता है, आकृति पूर्ण करो, आकृति पूर्ण करो। और क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है वहां पर समानार्थी। या फिर तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कविता पढ़कर कविता में प्रयुक्त यानी कविता में ही उसकी अर्थ उत्तर है ना, कविता में ही उसका उत्तर होता है। जैसे चेरी, गिरधर नागर का चेरी यानी दासी, उसमें है ना, तो ढूंढते हैं आप लोग ना, तो वहां पर आपको वैसे ही लिखना है। फर्स्ट और सेकेंड भी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और थर्ड में भी आपको यहाँ पर मैंने बताया कि उसका अर्थ लिखना है आपको। कविता के पहली और दूसरी तीसरी लाइन का अर्थ लिखे, तो ये यहाँ पर पद्य है। आपको अच्छे तरीके से लिखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कि अरे तो मुझे आ नहीं रहा है। आपको अच्छे तरीके से वो लिख के आने हैं। क्या पता आपने जो लिखा वो सही हो। कभी कभी आप डरते हो कि नहीं ये आंसर राइट नहीं है, पर टीचर के सामने कभी गलती से बोलते तो लगता है ना कि हाँ ये तो मैंने सही बोला था, है ना। अब देखिए आपका आता है विभाग 3 पूरक पठन। विभाग 3 पूरक पठन जो है इसमें क्या होता है, 8 नंबर है। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है। विभाग 3 विभाग 3 पूरक पठन। पूरक पठन जिसमें कि यहाँ पर भी अ और आ दिए गए हैं प्रश्न। अ और आ यहाँ पर भी ये 4 मार्क्स के होते हैं। अ में और पहले में ही आकृति पूर्ण, देखिए हिंदी के पेपर में आकृति पूर्ण करो बहुत ज्यादा रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वही से शुरुआत होता है, आकृति पूर्ण करो। तो यहाँ पर आपको आकृति पूर्ण करो यहाँ पर आ सकता है। जैसे आपका आ गया ठेस लेसन से आ सकता है, हाँ, या और क्योंकि वो पूरक पठन है। या फिर आपका आ सकता है दादी बूढ़ी काकी, है ना, वहां से भी आ सकता है कि बूढ़ी काकी कहाँ बैठी थी और वहां पर क्या क्या पकवान बन रहे थे। तो आपको उस 4 पकवानों के नाम लिखने हैं। कितना ईजी है, पर बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको वो करके आना है और अच्छे नंबर लाने हैं। आपके ये हो गए 4 मार्क्स, तो आपको यहाँ पर कितने हो गए, 2 मार्क्स के लिए। और फिर लास्ट में आपका फर्स्ट और सेकेंड आपका आता है सोमत लिखने के लिए। तो सोमत तो आपको पता है, अगर कोई भी आता है सोमत पूरक पठन से, तो आपने तो ये पढ़ा है ना, तो आपके दिमाग में तो वो तो चल ही रहा होगा सोमत। तो आपको सोमत यहाँ पर लिख देने हैं। आपको 5 से 6 लाइन तक सोमत लिखनी है, जिससे कि आप मार्क्स कवर करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ ही उठा के लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, पैराग्राफ उठाकर नहीं लिखना है। आपको अपने विचार लिखने हैं, आपके अपने मन के भाव लिखने कि आपके दिमाग में उसके प्रति क्या चल रहा है। हो सकता है आपने जो लिखा उस पे आपको 1 नंबर आधा नंबर मिले, ठीक है। और वैसे ही आपका आता है यहाँ पर आ, ये वही सेम है पूरक पठन, यानी इकाई 1 इकाई 2 से कोई भी 1-2 पूरक पठन पूछेगा आपका। तो यहाँ पर भी पूरक पठन आपको वैसे ही लिखने हैं सोमत के, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आ सकते हैं आके, सेम ऐसे ये पूरक पठन यहाँ पर 8 नंबर कवर कर सकते हो। और इसमें कोई यहाँ पर अगर आपने मिस्टेक किया, पूरक पठन के आकृति पूर्ण करो में आपने अगर कोई मिस्टेक की, अ की मात्रा, आ की मात्रा, क्योंकि यहाँ हाफ ही मार्क्स है, हाफ हाफ 1 हाफ हाफ 1 2 मार्क्स। यहाँ पर 1 मार्क्स नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट में क्या है, 1 नंबर रहते हैं, मार्क्स अंक मिलते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर हाफ हाफ है। अगर इसमें ही अगर आपकी अ की मात्रा गलत कर दी तो हाफ में से कुछ में दे ही नहीं पाएंगे कोई भी। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका। अब आपका आता है विभाग 4 व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग क्या है,
इसमें आपके मार्क्स कवर होते हैं, लेकिन वो आपको सही लिखने हैं। बहुत गीला है। विभाग 4 में है, व्याकरण विभाग में देखिए क्या है। व्याकरण विभाग कितने मार्क्स के आते हैं? 14 नंबर के। अब 14 नंबर में देखिए आपको 11 क्वेश्चन आते हैं। 11 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि प्रश्न नंबर 4 का 1। आपको क्वेश्चन नहीं लिखने, यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 1, ये आपका है शब्द भेद। व्याकरण विभाग में यही आता है ना, शब्द भेद। शब्द भेद देखिए, शब्द भेद में आपको पता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 ही आने वाले हैं, है ना। एक वाक्य लिख के आएगा और वहां पर आपको कहा जाएगा कि इसके भेद पहचानो। अधोरेखांकित भेद पहचानने हैं यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि राम ने खाना खाया, और राम को क्या किया है? अंडरलाइन किया है, यानी अधोरेखांकित किया है। तो राम क्या है यहाँ पर? राम आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको यहाँ पर लिखने हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो राम है यहाँ पर लिखने राम, और इसके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको संज्ञा भी लिखना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे ओनली व्यक्तिवाचक लिखते हैं या फिर कुछ संज्ञा लिखते हैं। आपको ये दोनों लिखना बहुत जरूरी है। और इसमें आपके जो भेद है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 आते हैं, और ये चारों में आपको पहचानना है ना। अब आपका आता है दूसरा। दूसरा क्या है आपका? है अव्यय है। अव्यय ये भी जो है 1 मार्क्स के हैं। अव्यय में कोई वाक्य दिए जाते हैं, जैसे और, लेकिन, और इसे बोलते हैं कि अपने शब्दों में प्रयोग करो। कितना इजी है, आपको अपने शब्दों में प्रयोग करना है, और रोजाना के जीवन में आप तो प्रयोग करते हो। मैंने ये लाया और वो लाया, मैंने ये फ्रूट लाए और वो लाए, मतलब और शब्दों को जो जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको वाक्य बनाने हैं, समझा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है? संधि विच्छेद करने हैं। संधि विच्छेद करने हैं, संधि के लिए भी 1 मार्क्स है। इन सबके 2-2 ऑप्शन रहते हैं, इसके 1 रहते हैं। आपको इन दोनों में से एक करने हैं, है ना। संधि विच्छेद करने हैं, तो संधि जो है, संधि के लिए भी आपके 1 मार्क्स है। इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, आपको 1 लिखने हैं। हाँ, अब तीसरा आता है आपका क्या है? संधि के बाद आपका आता है सहायक क्रिया, है ना। सहायक क्रिया, आपने अगर प्रैक्टिस करके गए तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सहायक क्रिया में क्या आता है? सहायक क्रिया में आपको आता है कि जैसे कि रमा खेलने गई है। गई है का क्या आएगा? गई। गई का क्या आएगा? जाना। आपका उठना, बैठना, जो भी वाक्य आते हैं जस्ट उसका आपको मूल रूप लिखना है। और लिखते समय लिखना कैसे है? यहाँ पर आपको लिखना है कि सहायक क्रिया में जैसे कि रमेश जा रहा है, मतलब जो भी है मैं अलग बताती हूँ। रमेश गया, तो गया का क्या आएगा? जाना, है ना। तो गया। अब यहाँ पर आपको 2 बॉक्स करके वो देते हैं ऐसे, मूल क्रिया और सहायक क्रिया। तो गया का आप यहाँ क्या लिखेंगे? जाना लिखेंगे, ठीक है। अब 4th नंबर आपका क्या आता है? ऋणार्थक क्रिया। ऋणार्थक क्रिया में क्या होता है? ऋणार्थक क्रिया में आपको यहाँ पर आएगा कि कुछ शब्द दिए जाएंगे। कुछ शब्द दिए जाएंगे, जैसे पढ़ना हो गया, खेलना हो गया, घूमना हो गया। उसमें सिर्फ अ और आ और व लगाना है ना। एक मिनट, क्या ओके।
हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है। ओके, प्रेरणार्थक क्रिया सीक्वेंस में सही जा रहा है। ओके, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या करना है आपको, जैसे कि चलना, चलाना, चलवाना, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि ऊ की मात्रा लगती है, वहां पर चेंज होगा। अगर छोटी ऊ की मात्रा लगती है तो वहां पर आप जब वाक्य बनाओगे तो वहां पर बड़ी ऊ की मात्रा हो जाएगी, और इसमें अ और आ के सिर्फ मात्रा लगते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है आपका मुहावरे। ओके, 5th नंबर देखिए आपका हो गया, ये भी आपके 1 मार्क्स के। देखिए यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया जाता है जिसमें से एक करने हैं, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया जाता है जिसमें कि एक करना है, और यहाँ पर भी ऑप्शन दिया जाता है जिसमें कि एक करना है, और प्रेरणार्थक क्रिया में भी ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन करने आपको एक ही है। अगर आपको आ रहा है तो आप लिख लीजिए, लेकिन सही लिखिए। आपको नहीं आ रहा है, आपने दोनों गलत कर दिए, ना ही यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना ही वहां पर। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर आपके आते हैं मुहावरे, है ना, मुहावरे। और इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक मुहावरे को वाक्यों में प्रयोग करो, और दूसरा आता है चयन करो, है ना। मुहावरे, वाक्य प्रयोग, वाक्य व चयन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें चयन करना ज्यादा पसंद करते हैं, टिक करने, लेकिन उसमें क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन लिखा रहता है कि मुहावरे को अपने वाक्यों में प्रयोग करके फिर से लिखो, या फिर चयन करके फिर से लिखो। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ चयन किया हुआ जो है वहां पर लिख देते हैं। का वाक्य व चयन करो, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने हैं कि मुहावरे का वाक्य लिख रहे हो तो पूरे शब्दों में आपको वाक्य लिखने हैं, और अगर चयन कर रहे हो तो चयन करके फिर से लिखो। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से लिखे जाते हैं कि वाक्य फिर से लिखो, और वो बोल रहा है तो फिर से लिखो, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, या तो मार्क्स कट जाएंगे। अब 7 नंबर के देखिए क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर 7 आता है आपका कारक पहचानने के लिए होता है, कारक पहचाना होता है ना, तो यहाँ पर आपको कारक पहचाने, जिसमें कि भी वहां पर 1 मार्क्स है। कारक पहचानने हैं, जैसे कि कारक में आ गया, हमने आपको कारक पढ़ाए अच्छे से, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। तो ये सारे अगर आपको कारक के सूत्र याद है तो आप ऐसे बोल के, और जो सेंटेंस है उसमें जो वाक्य बनाया हुआ है आप उसमें ढूंढ सकते हो। और कारक में जो भी वाक्य है, जैसे कि यहाँ पर राम ने रावण को मारा, एक ही वाक्य याद आता है बार बार मुझे, तो राम ने, तो वहां पर क्या आ गया, कर्ता ने। हमने सूत्र कैसे पढ़ा, कर्ता ने, तो किसने रावण को मारा, राम ने मारा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर राम, राम, और यहाँ पर ने, पर ने कौन आता है, कर्ता ने, तो राम ने, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ता कारक। बस इतने ही आपको लिखने हैं और आपके 1 मार्क्स मिल गए। बस इतने ही पहचानने हैं, और उसके 8 सूत्र है वो, और 8वां सूत्र अगर आपको याद है तो इसमें मार्क्स आपके कट ही नहीं सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए कारक हो गए, कारक के बाद क्या है क्वेश्चन, 8 नंबर थे ये, बताओ मुझे। ओके, नंबर क्या था यहाँ पे, यहाँ पर 8 नंबर आपका आता है विराम चिन्ह प्रयोग करो। विराम चिन्ह यानी आपको एक वाक्य दिए जाएंगे और वहां पर आपको विराम चिन्ह लगाने हैं, है ना। तो विराम चिन्ह का प्रयोग आपको पता है, विराम चिन्ह मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। विराम चिन्ह, तो यहाँ पर आपको वाक्य लिख करके विराम चिन्ह लगाने हैं। विराम चिन्ह के भी 8 प्रकार थे जो मैंने अच्छी तरीके से आपको
पढ़ा है, इसके लिए भी आपके 1 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 9 में काल परिवर्तन है। काल परिवर्तन में आपको काल परिवर्तन करना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपके 2 मार्क्स है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें कि 2 ऑप्शन आपको करने हैं। नंबर 10 यहाँ पर आपका है भूल गई। ओके, अब देखिए यहाँ पर वाक्य भेद है। वाक्य भेद, वाक्यों के भेद बताने हैं आपको। वाक्य भेद में भूल गई। ओके, वाक्य भेद है यहाँ पर। वाक्य भेद यानी यहाँ पर रचना के अनुसार और सूचना के अनुसार। तो ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको दोनों के लिए 1-1 मार्क्स है ना। अब 11 नंबर आता है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्ध करने के लिए, अभी वो मुझे नहीं चाहिए, बाद में मैं देखती हूँ। वाक्य शुद्धिकरण यानी आपको 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको वाक्य शुद्ध करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो वाक्य शुद्ध करने के लिए बस 1-2 मिस्टेक कहीं पर दिए जाते हैं, 1-2 मिस्टेक दिए जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि राधा ने गाना गाया। अब राधा ने गाना गाया, राधा तो स्त्रीलिंग है, तो वहां पर आपको सिर्फ गाया के जगह पर क्या करना है, लिखना है गाय। राधा ने गाना गाय। तो यहाँ पर अब ये है शुद्ध वाक्य। इसके लिए भी 2 मार्क्स। हम तो बाकी सब रफ कर दिए, वरना हम काउंटिंग करके बताते। तो ये हो गए आपके 14 यानी 14 नंबर के व्याकरण विभाग। अब आपका आता है विभाग नंबर 5 लेखन विभाग, उपयोजित लेखन। इधर तरफ कर दो। पीटती हूँ आप लोग को। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका आता है विभाग नंबर 5 लेखन विभाग, जिसे हम उपयोजित लेखन के भी नाम से जाते हैं। लेखन विभाग, इसमें आपका आता है प्रश्न नंबर 5 और जिसमें कि आता है आपका पत्र लेखन, है ना। पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन में आपको यहाँ पर पत्र लेखन और 2 पत्र लेखन आएंगे। इसमें ऑप्शन रहेगा अथवा करके। हो सकता है आपको औपचारिक दोनों पत्र दे दिया जाए, हो सकता है अनौपचारिक पत्र दे दिया जाए लिखने के लिए। यहाँ पर ये दोनों टॉपिक आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर अथवा होकर के आएगा और इसके लिए आपका आता है 5 नंबर पत्र लेखन। आप यहाँ पत्र लेखन और यहाँ पर भी आपके पत्र लेखन आएंगे प्रश्न नंबर 5 का और फर्स्ट, ये है फर्स्ट। और पत्र लेखन आपको लिखना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वो आपको ऐसा नहीं करने हैं, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ओके, करो से। ओके, पत्र लेखन में आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखने हैं। यहाँ पर अब यहाँ पत्र लेखन के लिए आपको तो अच्छे तरीके से पता है कि अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो, तो औपचारिक पत्र यानी कि आप जब वो पत्र आप स्कूल वगैरह में दिख रहे हो, दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको डेट वगैरह लिखने हैं यहाँ, है ना। डेट लिखने हैं। डेट के बाद आपको यहाँ पर
डेट लिखने के साथ साथ में आपको यहाँ पर सेवा में नहीं, आपको पहले एड्रेस लिखने हैं जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, आप उसका एड्रेस लिख रहे हो, फिर उसका आपको यहाँ पर विषय आता है, लिख के बताओ, एड्रेस और यहाँ पर आपको विषय लिखना है कि किस विषय में आप पत्र लिख रहे हो। जैसे कि आपको छुट्टी के लिए पत्र चाहिए, पत्र देने हैं आपको, तो आप उसका विषय पर भी आपको मार्क्स होते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से कवर करनी है ना। उसके बाद सविनय निवेदन है, उसके आगे आप कंटिन्यू लिखते आएंगे और लास्ट में आपको अपने नाम बिल्कुल नहीं लिखने हैं, आप अपने नाम नहीं लिखेंगे। पत्र में जिसका नाम दिया है आप या तो उसका नाम लिखे या फिर जो भी है आप वहां ऐसा लिख सकते हैं। और लास्ट में आपका ईमेल आईडी आना बहुत जरूरी है। ईमेल आईडी जो भी जिसका भी आप नाम लिख रहे हैं उसके अनुसार आपका ईमेल आईडी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये हो गया पत्र लेखन, और जिसके लिए 5 मार्क्स है, या तो आप ऊपर औपचारिक या अनौपचारिक जैसा आपको दिया गया है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये अ का पहला था, अब यहाँ पर आता है दूसरा में आपका क्वेश्चन आता है गद्य आकलन, है ना। गद्य आकलन में देखिए, गद्य आकलन आपके आते हैं 4 मार्क्स के। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आपने इसको पढ़ा नहीं तो आप क्वेश्चन ही नहीं तैयार कर पाओगे। प्रश्न बनाने हैं आपको, प्रश्न बनाने हैं, यानी 4 नंबर है तो कितने प्रश्न बनाने हैं, 4 प्रश्न बनाने हैं, जिसमें कि आपको प्रश्न इस तरीके से बनाना है, कब, क्यों, कैसे, ये आना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3-3, 4-4 लाइन के प्रश्न बनाते, वो तो प्रश्न नहीं है। आपको उत्तर बिल्कुल नहीं लिखने, आपको सिर्फ प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, प्रश्न बनाते समय आपको ध्यान देना है कि पैराग्राफ में वो चीजें होनी चाहिए। बाहर से कहीं से आप खुली दुनिया से जो भी आपका प्रश्न आ रहा है वैसे नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि वो चेक होता है वहां पर। तो आपको वैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 4 प्रश्न बनाने हैं। आंसर सिर्फ एक शब्द में होने चाहिए या एक वाक्य में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा आता है। अब आपका ये हो गया। अब आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, यानी 5th और यहाँ पर आ गया आपका आ, ये अ था और ये आ में आपका आता है वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन। वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन में इन दोनों में भी ऑप्शन होता है। वृत्तांत लेखन, वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन। यहाँ पर बच्चे खासकर ज्यादातर कहानी लेखन लिखना पसंद करते हैं, लेकिन कहानी लेखन लिखने के बाद वो ये भूल जाते हैं कि लास्ट में आपको सीख जरूर लिखनी है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिला है। तो वृत्तांत लेखन भी बच्चे लिखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है वृत्तांत लेखन में, कि जब किसी चीज की पूरी सूचना आपको लिखना पड़ता है, जैसे कि एनुअल फंक्शन आप रेडी करवा रहे हो, तो उसके लिए शुरू से लेके अंत तक क्या हुआ, कब हुआ, किसको बुलाया गया, क्या दिया गया खाने के लिए, बच्चे किस तरीके से खुश हुए, वो सारी चीजें वृत्तांत लेखन में लिखनी है। और यहाँ पर क्या है कहानी लेखन। कहानी लेखन जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और उसी के बीच अपने शब्दों को जोड़ करके उसे आगे बढ़ाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहानी लेखन किसी और टॉपिक पे लिखते कहीं और है, वो जा कहीं और रहे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको एकदम ठीक तरीके से लिखने हैं। इसके लिए भी आपके 5 मार्क्स है। ठीक है, ओके। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब इसके जो 2 है यहाँ पर मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है आपका विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन बच्चों के लिए लिखने के लिए बहुत इजी होता है, बच्चे उसे ज्यादा पसंद करते हैं और उसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता, उसमें चित्र बनाने पड़ते हैं। तो वो भी आपको देखनी है कि वहां आपको पेंसिल बिल्कुल यूज नहीं करनी है, वहां आपको जो भी करनी है वो सब कुछ पेन से ही करनी है और पेन से ही आपको लिखनी है। मान लीजिए कि विज्ञापन लेखन किसी टॉपिक पे आपको आ गया, किसी टॉपिक पे आगे जैसे कि आमतौर छाते के ऊपर भी लिखने के लिए आ जाते हैं, तो आपको वहां पर ध्यान देना है कि जो भी टॉपिक दिया है आप उसका चित्र बनाइए।
और आकर्षित कीजिए ताकि चेक करने वाले अपने आप वहाँ मार्क्स आपको कवर करें। और वहाँ पर समय भी आता है, और जैसे कि किसी किसी चीज पे भी, किसी टॉपिक पे आप लिख रहे हो विज्ञापन लेखन, तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर किसी चीज का ऑफर दिया है, छूट दिया है कि वहाँ, और टाइमिंग भी बताना है। लास्ट में आपको उसके बारे में विशेषता भी बतानी, जो चीज आप एडवर्टाइज कर रहे हो, विज्ञापन कर रहे हो, आपको उसकी विशेषता बतानी है यहाँ पर कि इसके कितने फायदे हैं, इसके कितने नुकसान है, जो भी है आपको वहां पर लिखने हैं। और लास्ट में आपको ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर टॉप लाइन पे जो उसका नाम होता है वो आपको एकदम मजेदार वाली नाम लिखनी है, ताकि सामने वाला पढ़े तो बोले कि हाँ भाई इसका टॉपिक तो बहुत अच्छा है। तो वहां पर आपको टॉपिक अच्छी लिखनी है, फिर यहाँ पर आपको विशेषताएं लिखनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, पता, ईमेल आईडी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्क्स तो उसी पे है। हाँ, और ऐसे अच्छे से कवर करिए। कुछ बच्चे इसे खुले में लिख देते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, उसमें मार्क्स है ही नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन के बाद ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 5वां का ई, जो है आपका निबंध लेखन। राइट, सही है? नहीं, आज नहीं बोलोगे आप लोग। निबंध लेखन। निबंध लेखन में यहाँ पर देखिए, इसमें 10वीं में आपको निबंध लेखन के 5 प्रकार बताए गए हैं। बहुत सारे हैं यहाँ पर। विचारात्मक, तो ये सारी चीजें नहीं आती है, सिर्फ आपको 3 टॉपिक आएगा। 3 टॉपिक आएगा यहाँ पर आपको निबंध लेखन में। आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये आपके जाते हैं 6 मार्क्स की, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स। ओके, पता है मुझे। तो ये है आपका निबंध लेखन, जो है 3 टॉपिक आएगा और आपको उस पर लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसको 4 लाइन में खत्म कर देते हैं निबंध, लेकिन निबंध तो निबंध होता है, उसके लिए मार्क्स देखिए कितने हैं। और आपने 2-3 पेजेस लिखे तो भी मार्क्स उससे नहीं कवर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि निबंध आपको लिखनी है और इस तरीके से लिखनी ताकि उसके कुछ मीनिंग हो। कुछ बच्चे एक ही शब्द को 4 बार घुमा के लिखते हैं, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, फिर बोलेंगे हमने तो 3-3 पेजेस लिखे थे, मार्क्स तो मिला ही नहीं है। तो आप वैसा मत लिखे, आप मीनिंगफुल जो भी आपके टॉपिक है, जैसे कि मेरा भारत महान हो गया, या फिर हम मेरे सपनों का भारत हो गया, तो आपको किस तरीके से लिखना है, उसकी विशेषताएं बताते हुए, उसकी तारीफ करते हुए आपको वहां पर लिखनी है। ठीक है, ये आपके पूरा पेपर हमने आपको समझा दिए हैं, आपको अच्छे तरीके से लिखने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं है। और आपको इस तरीके से लिखने, और आपको एक भी पेपर छोड़ने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। और जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, फिर लिखने हैं। और आपको 11 बजे आपको पेपर आपके मिल जाएंगे। तभी आपको एक टारगेट रखना है कि आपको कितने समय में कितने पेपर करने हैं। ये नहीं कि एक पेपर को आपने 1 घंटे दे दिए, एक क्वेश्चन को आपने 1 घंटे दे दिए, बाकी सारे क्वेश्चन अभी पीछे छूटे हुए हैं। और 2 बजे तक आपके पेपर हो जाने चाहिए। जो 10 मिनट बचे हुए हैं, 10 मिनट जो बचे हुए हैं, उसमें आपको फिर से रीचेक करना है कि कहीं आपके पेपर के क्वेश्चन, आप कभी कभी बच्चे को ये होता है कि ये चीजें नहीं आ रही, मैं बाद में लिखूंगा, तो बाद में लिखने के लिए आप छोड़ो मत, आप फिर से सारे पेपर देखो और काउंटिंग करो। आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा आप रखो कि 2 बजे तक कुछ भी हो जाए आपके ये पेपर होने ही चाहिए। और होने के बाद आपको अपना पेपर फिर से चेक करने हैं, जहां पर छूटा है, जहां पर बाकी है, आप उसे लिखिए और डरो मत, बिल्कुल अच्छे से पेपर लिखो, अच्छे नंबर लेकर के आओ। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब हम आप लोगों को पहले हमने आपको पेपर पैटर्न के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा ग्रामर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है इस समय आप लोग के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आता है ग्रामर में, ग्रामर तो होते हैं ऐसे 14 नंबर के, पर उसमें पहला जो क्वेश्चन होता है, जैसे अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचानो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अधोरेखांकित भी उन्हें नहीं समझ में आता है कि अधोरेखांकित है क्या। अधोरेखांकित यानी वाक्य जो है उसको आधा रेखा खींची गई है,
उसे बोलते हैं जैसे कि बाहर कोई नहीं है। अब एक वाक्य मैंने बताया कि बाहर कोई नहीं है। बाहर कोई नहीं है। अब रेखा किसे खींची गई है, देखिए कोई को। अब हमने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो शब्द भेद होते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 चीजें आती हैं, है ना। 4 चीजें आती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पहले यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1, शब्द भेद। शब्द भेद, बाहर कोई आया है। कोई जो है आपका कहाँ से संबंधित है, यहाँ पर आता है आपका सर्वनाम। सर्वनाम के जो 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 6 भेद जो होते हैं उसमें कोई जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, शब्द भेद यानी रेखांकित इसे किया गया है, तो आपको उत्तर में लिखना है कोई, और यहाँ पर लिखना है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखना है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो क्या है, आपका आता है संधि, सॉरी अव्यय। अव्यय आते हैं, अव्यय। अव्यय में जिसमें आपको यहाँ पर बताया जाता है कि अव्यय में कोई शब्द दिए जाते हैं जिसे आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करने होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा दिया है यहाँ पर कि और लिखने हैं, तो आपको यहाँ पर लिखने हैं कि राम और श्याम दोनों घूम रहे हैं। राम और श्याम घूमने गए हैं, दोनों मैंने बोला घूमने गए हैं। तो यहाँ पर और हमने प्रयोग किया। ओके, अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पर। थर्ड में आपका आता है शब्द भेद, यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सेकेंड अव्यय, दूसरा है आपका संधि विच्छेद। संधि कैसे करते हैं हम यहाँ पर देखिए। संधि, संधि में जैसे कि आपको यहाँ पर आते हैं, संधि में जैसे यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि इसे हम पहचाने कैसे, इसे हम कैसे बताएं। तो आपको यहाँ पर बतानी है, जैसे कि संधि में आ गया परमार्थ, तो यहाँ पर आपको पहले आता है यहाँ पर शब्द, संधि विच्छेद और संधि। ये कौन सी संधि है, तो यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाकर आती है। ऑप्शन में 2 दिया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर अगर आपका परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। तो आपको परम म से यहाँ पर अ आता है प्लस अ बराबर आ, तो यहाँ पर हम इसे जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे, आ की मात्राएं जोड़ेंगे, परमार्थ, क्योंकि हमने आ यहाँ पर जोड़े हैं, ये अ प्लस आ, तो ये हमने जोड़े हैं परमार्थ। अब ये अ और अ क्या हो गया, स्वर संधि है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्वर संधि, स्वर संधि। इजीली आप इसे कर सकते हैं, ये आपका ट्रिक है ये निकालने का। ऐसे ही संधि के जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है वो भी हमने आपको बताए हैं।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर है आपका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में देखिए क्या है, सहायक क्रिया में आपको एक वाक्य दिए जाएंगे, जैसे कि रमजानी काम में जुट गई। रमजानी काम में, रमजानी काम में जुट गई। अब गई, आपको ऐसा वाक्य अगर आता है यहाँ पर, तो आपको करने क्या है, एग्जाम में आपको ऐसे बॉक्स बना के दिए जाते हैं जिसमें कि आपको बताया जाता है कि सहायक क्रिया के मूल क्रिया लिखिए। मूल क्रिया लिखिए, तो यहाँ पर सहायक क्रिया आपका आ गया गई, आप यहाँ लिखेंगे गई, प्लस यहाँ पर लिखेंगे गई का क्या आएगा मूल क्रिया, जाना। गई का जाना यहाँ पर आएगा। फिफ्थ नंबर देखिए, यहाँ पर आपका आता है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये बहुत इजी होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में एक या दो शब्द दिए जाते हैं जिसमें आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका आ गया पढ़ना। पढ़ना, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, ये जो बिंदी है, ये बिंदी आपके मार्क्स कटवा सकते हैं और आपके मार्क्स ला भी सकते हैं। जैसे हिंदी में बिंदी होती है ना, अब हम हिंदी में देखिए हिंदी लिखा है और यहाँ पर आपने बिंदी लगाया तो ये हिंदी पढ़ेंगे। हमने इसे बिंदी हटा दिया और हमने बोला आप पढ़िए, तो आप पढ़ेंगे हिंदी। हम इसे सही रूप में ये नहीं बोल सकते ये हिंदी लिखा है, हम बोलेंगे ये हिंदी है। तो इसमें बहुत ताकत है ये अनुस्वार में, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। तो देखिए ये जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैम बिंदी ही तो था, आपने कट क्यों कर दिए, और बिंदी में बहुत ताकत है इसमें, तो ये बिंदी लगा के रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक, ये आपको पता है। तो पढ़ना का यहाँ पर आएगा पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक, ये तो मूल शब्द है, और यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़वाना। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ आ की मात्रा लगी हुई है, यानी ये जो ये है आ की मात्रा, और यहाँ पर वाह, यहाँ पर वाह, ये दोनों में ही चेंजेस हुए हैं। इसमें ज्यादा ये बहुत इजी होता है, हर बच्चों को एक बार पढ़ लेते तो उन्हें समझ में आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम के समय बच्चे तो भी मिस्टेक कर देते हैं, गलत कर ही देते हैं। तो आपको उस समय लिखने के बाद भी आपको पढ़ के देखनी है कि क्या आप सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। ओके, ये हो गया। 6 नंबर आपका आता है मुहावरे, है ना। मुहावरा, जैसे कि अभी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुहावरे को अपने वाक्य में प्रयोग करो अर्थ के साथ। तो पहला आपको अर्थ लिखना पड़ता है, पहला मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है। क्योंकि आपके जो 1 मार्क्स है ना, अर्थ पे आधा है और आधा वाक्य प्रयोग पे है, सारे के हैं, अगर मैं आपको बता दूंगी सब पे है। देखिए आधा नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर, आधा आधा 1 नंबर, आधा आधा 1 नंबर, ये आपने ये यहाँ पर 1 नंबर है यहाँ पर, और ये जो है इसके भी आपने अगर ये लिखे हैं तो आधा नंबर है, और आपने ये लिखे तो कुछ बच्चे सिर्फ ये लिख देते हैं, ये तो लिखा ही नहीं किसके बारे में लिखा है ना, सब पे है थोड़ा सा। और यहाँ पर मुहावरे में जो हम अभी बता रहे थे, मुहावरे में आप अर्थ के अर्थों का प्रयोग करते समय पहले अर्थ बनाने हैं उसके, जैसे कि कोई उदाहरण यहाँ पर आ गए, जैसे कि काबू में होना, काबू में होना। अब इसका आगे आपको मुहावरे को लिखने के लिए इसका अर्थ लिखे, काबू में होना यानी सामर्थ्य होना, काबू में होना। 1 मिनट, दूसरा मैं बताती, जैसे नाम निशान न रहना, क्वेश्चन है
नाम निशान न रहना, तो आपको इसका अर्थ पहले लिखना है, नाम निशान न रहना, नाम न रहना। तो पहले आपको यहाँ पर अर्थ लिखने पड़ेंगे, उसके बाद इसे अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो अर्थ में आपको लिखना पड़ेगा अस्तित्व मिट जाना, अस्तित्व मिट जाना। उसके बाद यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, और वाक्य बनाते समय ये वाक्य आने चाहिए। वाक्य बनाते समय आपको यहाँ पर लिखने हैं, जैसे लिखने हैं कि भूकंप के कारण पुराने कार्यालय का नाम निशान नहीं रहा। यानी जो नाम निशान जो है ये मुहावरे में प्रयोग होना बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर आपको अपने वाक्य बनाने हैं। ये हो गए 1 मार्क्स। और इसी में अब ऑप्शन दिया जाता है कि चयन कीजिए। एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आता है ना कि चयन कीजिए, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ चयन कीजिए जो ऑप्शन है उसको ही टिक करते हैं और वो ही ऑप्शन लिख देते हैं। अरे उसमें क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिखा गया है कि वाक्य को क्वेश्चन का आंसर चयन करिए, लेकिन उसको फिर से लिखिए, क्वेश्चन को फिर से लिखो। तो आपको फिर से लिखना ही है, वरना वो मार्क्स नहीं देने वाला है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्या है, काल परिवर्तन है, कारक। ओके, 7वां जो है कारक है। 7वां नंबर देखिए कारक। कारक भी बहुत इजी है, अगर आपने उसके सूत्र पढ़ लिए। कारक है यहाँ पर, तो कारक में आपको देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। कारक में हमने आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। तो ये आपको सूत्र अगर याद रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से लिखने में सावधानी रहेगी। आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अरे सलील तुम कहाँ हो। अरे, ये तो बहुत इजी है, बच्चे अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। अरे, अरे, अब देखिए यहाँ पर ही कारक दिख रहा है आपको। अरे सलील कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तो अरे जो है यहाँ पर कौन सा इसमें कारक है, संबोधन कारक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अरे यहाँ लिखने हैं, और अब इसके सामने लिख देने हैं संबोधन संबोधन कारक। ओके। कारक के बाद देखिए आता है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में आता है, जैसे कि हमने कोई उदाहरण ले लिया, उदाहरण में आपका आ गया, जैसे कि उन्होंने पूछा वह कौन सा महीना चल रहा है। उन्होंने पूछा वह कौन सा महीना चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे लिखना पड़ेगा, उन्होंने पूछा उन्होंने पूछा वह कौन सा अब यहाँ पर कैसे वाक्य बनाएंगे, यहाँ पर मतलब विराम चिन्ह कैसे लगाएंगे कि उन्होंने पूछा वह कौन सा महीना चल रहा है। कौन सा में यहाँ पर देखिए डॉट देंगे, उन्होंने पूछा, उन्होंने पूछा में यहाँ पर योजक चिन्ह आएगा, है ना। उन्होंने पूछा वह कौन सा महीना चल रहा है, तो ये जो पूर्ण विराम है यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क है ना, कौन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा महीना चल रहा है, या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर विराम चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ योजक चिन्ह आएगा आपका। अब आपका आता है 8वां नंबर क्या है, काल परिवर्तन, 9th नंबर।
काल परिवर्तन में देखिए काल के 3 भेद होते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। नंबर 1 भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो इन तीनों कालों में से आपसे कोई भी काल पूछ सकता है, जिसमें कि एक काल मैं यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ बता रहे कि महाराज ठंडई मांग रहे हैं। महाराज ठंडई मांग रहे थे। अब इसमें यहाँ पर दिया है, इसको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करने हैं। सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करने हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर महाराज ने ठंडई मांगी। क्या लिखेंगे? महाराज ने ठंडई मांगी। मांगी। ओके, अब आपका आता है 10वां नंबर। 10वां नंबर में क्या है? ये कहाँ गया बताने। वाक्य के भेद, है ना? देखिए वाक्य के भेद में 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक है रचना के अनुसार और दूसरा है वाक्य के अनुसार, है ना? रचना के अनुसार में आता है, जैसे कि रचना के अनुसार में 3 भेद आते हैं। पहला है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और वो वाली बुक दे दो ग्रामर की अपनी। हाँ, 10वां नंबर है आपका वाक्य भेद। वाक्य भेद जो है ये पहला आता है आपका रचना के आधार पर, उसके बाद आता है आपका अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य देखिए, वाक्य के भेद रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य देखिए किसी एक व्यक्ति को लेकर के एक वाक्य बोला जाता है। जैसे सरल वाक्य में होता है कि उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, यानी एक व्यक्ति के लिए बोला गया है। यह आपका हो गया सरल वाक्य, जिसमें कोई चीज नहीं बोली गई, जैसे तो, इसलिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। लेकिन जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य की पहचान करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक और परंतु, तथा या आदि जुड़ते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण यहाँ पर आपके आते हैं कि हेमंत ऋतु बीत गई तथा शिशिर ऋतु आ गई, है ना? तथा जो है, चल क्या रहा है तुम लोग का? अब देखिए संयुक्त वाक्य में जैसे कि और, उदाहरण, किंतु, या, ये जो भी वाक्य आते हैं इन सबको जोड़ने के लिए तो ये आपका है संयुक्त वाक्य। अब देखिए मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे
मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा जो, यानी जो इसमें लिखा गया है वो क्या है, जो दो तीन शब्दों को जोड़ते हैं वो मिश्र वाक्य है। और यहाँ पर है उसने या फिर वैसा, वैसा शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जो, भी, उसने भी, जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ये आपका आ जाता है मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य में ये जुड़े होंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब ये हो गया रचना के आधार पर। अब ये रचना के आधार पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर तो 8 भेद है, अर्थ के आधार पर 8 भेद है। तो यहाँ पर दिखा है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। पहला है अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद है। पहला है यहाँ पर विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य और संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मार्थक वाक्य। यानी इसमें से आपको कोई भी पूछ सकता है। तो इसके 2-3 मैं बता देती हूँ। जैसे विधानार्थक वाक्य, इसमें जो होते हैं विधानार्थक वाक्य में, विधानार्थक वाक्य में किसी चीज के लिए जैसे हामी भरी जाती है, वो कोई कार्य करने के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पर यह सर्दी अच्छी है, यानी उसकी हम तारीफ कर रहे हैं, उसको हम उसके बारे में हम बोल रहे हैं। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई, यानी इसके लिए हम पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो इसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य है जो निषेधार्थक वाक्य में है जिसमें हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, नहीं शब्दों का लास्ट में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर है कि पहले हमें उधर की चिंता नहीं थी, यानी हर वाक्य में लास्ट में क्या आएगा, नहीं शब्द आएगा, तो आपको तुरंत पहचान लेने की है, ये तो निषेधार्थक वाक्य है। जैसे यहाँ पर है फूल अपना प्रतिबंध नहीं बेचेगा, नहीं, यहाँ पर भी नहीं शब्दों का प्रयोग हुआ है। और है नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे, नहीं थे यानी यहाँ पर निषेधार्थक, यानी सीधे सीधे तरीके से निषेध यानी मना करना वो चीजों के लिए। थर्ड नंबर आपका आता है देखिए प्रश्नार्थक वाक्य, वो बहुत इजी है। प्रश्नार्थक प्रश्नार्थक वाक्य जब हम जहां पर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपका आ जाता है प्रश्नार्थक वाक्य। इसके उदाहरण हैं जैसे कि आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, यानी यहाँ पर किसको वर्ड जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन किया जा रहा है और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह आना चाहिए। और यहाँ पर उदाहरण है जैसे कि क्या बाबूजी आ गए होंगे, आप प्रश्न कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया, खाने में क्या खाया। जब जहां पर प्रश्न आता है तो आपको मान लेना है। ऐसे बहुत सारे वेद है, सबको बताओ एक एक को। ओके 5। ओके फोर्थ नंबर देखिए यहाँ पर है आज्ञार्थक वाक्य, यानी आप जब किसी चीज की आज्ञा लेते हैं। आज्ञार्थक वाक्य यानी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना करने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, हम आपसे बोल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है अब राज प्रथा मिटा दो, यानी हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, कल मुझे ये सारे प्रश्नों के उत्तर याद करके चाहिए, हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, अनुदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं।
और आपको उस आदेश का पालन करना है, आपको वो प्रश्न याद करके आनी है, वरना बहुत पिटाई होने वाली है। ओके, 5वां नंबर अभी आप देख सकते हैं, विस्मार्थक वाक्य। अब देखिए विस्मार्थक वाक्य क्या है, जिस वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे हम विस्मार्थक वाक्य कहते हैं। तो देखिए विस्मार्थक वाक्य के देखिए एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि वाह कैसी सुगंध है, इसके उदाहरण जैसे वाह, और यहाँ पर आपको ऐसे विस्मार्थक वाक्य, एक मिनट, विस्मयार्थक, ओके विस्मयार्थक, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, विस्मयार्थक वाक्य। तो यहाँ पर ये आपको होगा, लर्न होगा। ओके, वाक्य के भेद हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है इसके बाद, वाक्य शुद्धिकरण, है ना। वाक्य शुद्धिकरण में है थोड़ा जगह, वाक्य को शुद्ध करना, यहाँ पर भी आपके 2 मार्क्स आते हैं, जिसमें कि आपको 2 लिखने रहते हैं। तो वाक्य शुद्धिकरण कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना पड़ता है, इस पे ही आपके मार्क्स हैं। तो यहाँ पर विशेषण का गलत प्रयोग किया जाता है, जिसे आपको राइट करना है, या फिर वचन का गलत प्रयोग किया जाता है, उसे राइट करना है, या फिर वाक्य रचना के दोष जो होते हैं उसे राइट करने हैं। तो उदाहरण के रूप में मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि तुम तुम्हारे घर जाओ। अब देखिए यहाँ पर लिखा है तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम तुम्हारे घर जाओ। तो यहाँ पर तुम तुम्हारे घर जाओ, इसमें आपको सही करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा तुम्हारे, यहाँ पर यही मिस्टेक किया है, तो आपको लिखना पड़ेगा तुम अपने घर जाओ। तुम अपने घर जाओ। तो यहाँ पर वाक्य शुद्ध करना है, यहाँ पर आपको बहुत इजीली आप इसे करके मार्क्स कवर कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में एक और मैं बता देती हूँ, हमने क्रिकेट की मैच देखी, हमने क्रिकेट की मैच देखी, इसे राइट करनी है। तो मैं जगह नहीं हो रही, हमने क्रिकेट की मैच देखी। अब देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर हमने क्रिकेट की देखी। अब देखिए यहाँ पर 2 मिस्टेक है, की और देखी में। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हमने क्रिकेट का मैच देखा, हो गया। ओके डन। तो ग्रामर के लिए हमने आपको बता दिया, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी डाउट है तो अभी आज ही क्लियर कर लो, क्योंकि कल तो आप लोग का एग्जाम है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।